नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के 5 नंबर टॉपिक है वो देखने वाले हैं। इसके बाद में हम 6 नंबर टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हमने 4 टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, राजस्थान का परिचय, भौतिक विभाजन, प्राचीन भौतिक जो उपनाम है वो भी हमने देखा है। ठीक है, तो ये जो आज हमारा टॉपिक है ये 5 नंबर टॉपिक है और जलवायु वाला टॉपिक है वो इससे पहले हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम पूरा का पूरा जो टॉपिक है, पूरा का पूरा जो सार है राजस्थान की वन संपदा एवं पर्यावरण थ्योरी के रूप में देखेंगे। ठीक है, आपको बहुत सारे वीडियो है वो MCQ क्वेश्चन पर आधारित है वो मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर भी बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, बट हम थ्योरी के अंदर है वो टॉपिक वाइज राजस्थान जीके को देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप राजस्थान जीके को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो थ्योरी के रूप में, अगर आपने राजस्थान जीके पहले कहीं पर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे साथ ये सभी टॉपिक है वो जरूर देखना। ठीक है, सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम है वो सेकंड ग्रेड का सिलेबस कवर करेंगे फर्स्ट पेपर के लिए। तो अभी राजस्थान की ज्योग्राफी है वो चल रही है। राजस्थान की वन संपदा एवं पर्यावरण से संबंधित जो आज टॉपिक है इसकी बात करें तो ये किस सूची का विषय है, ये किस सूची का विषय है? तो ये है दोस्तों समवर्ती सूची का विषय, ये है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। समवर्ती सूची का विषय है राजस्थान वन संपदा एवं पर्यावरण। उसके बाद में राजस्थान में वन संरक्षण की पहली योजना, राजस्थान के अंदर वन संरक्षण की पहली योजना, वन संरक्षण की पहली यानी फर्स्ट योजना कौन सी है? तो उसके बारे में देखिए तो जोधपुर रियासत थी, यानी बहुत पुराने टाइम की है। जोधपुर रियासत राजा महाराजा के टाइम की है, जोधपुर रियासत। इसने अपनी रियासत के अंदर वन संरक्षण से रिलेटेड पहली योजना चलाई थी जोधपुर रियासत ने, और कब? 1910 में। ठीक है, 1910 के अंदर इन्होंने वन संरक्षण से रिलेटेड पहली योजना चलाई थी। उसके बाद में राजस्थान के अंदर आता है 2 नंबर पर आया था मारवाड़ शिकार नियम। ठीक है, मारवाड़ शिकार नियम 1921 में, मारवाड़ शिकार नियम 1921। ठीक है, मारवाड़ शिकार नियम 1921 में आया था। उसके बाद में कोटा ने भी एक योजना चलाई थी। ठीक है, कोटा रियासत ने वो चलाई थी 1924 में। तो 1910 में जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण के लिए पहली योजना चलाई, दूसरी मारवाड़ शिकार नियम बनाया 1921 में। कोटा रियासत ने भी 1924 में वन संरक्षण से संबंधित एक योजना चलाई थी। यह है स्टार्टिंग के पॉइंट। उसके बाद में देखो, उसके बाद में जयपुर रियासत ने 1931 में चलाई थी। ठीक है, जयपुर रियासत ने, है ना, जयपुर रियासत ने 1931 के अंदर एक योजना चलाई थी वन संरक्षण के लिए। उसके बाद में बात करें तो वन अधिनियम बनाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? ठीक है, वन अधिनियम बनाने वाली पहली योजना, बनाने वाली फर्स्ट जो रियासत है वो कौन सी थी? ठीक है, ये पहली रियासत है वो है अलवर। पहली रियासत कौन सी है? अलवर है। और इन्होंने वन अधिनियम है वो कब बनाया था? पहली रियासत अलवर है जिसने 1935 में वन अधिनियम है वो बना दिया था अलवर रियासत ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, समवर्ती सूची का है। राजस्थान वन संरक्षण की पहली योजना जोधपुर रियासत ने, मारवाड़ शिकार नियम 1921 में, कोटा 1924 में, जयपुर में 1931 में। वन अधिनियम बनाने वाली पहली रियासत अलवर की है, 1935 में बनाया था। उसके बाद में राजस्थान में 1951 में राजस्थान वन अधिनियम 1951 लागू हो चुका था। तो ये राजस्थान के अंदर वन अधिनियम 1951 बनाया, जो 1951 में है वो लागू हो गया। ठीक है, 1951 में क्या हुआ? लागू हो चुका था। उसके बाद में देखो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, पहली राष्ट्रीय वन नीति है वो थी 1952 के अंदर, ठीक है। और 1952 में तारीख थी उस दिन 12 मई 1952 को, है ना, पहली राष्ट्रीय वन नीति है वो जारी की गई थी। दूसरी जारी की गई थी सेकंड राष्ट्रीय वन नीति है वो जारी की गई थी दिसंबर 1988 में, ठीक है। दिसंबर 1988 के अंदर है वो सेकंड राष्ट्रीय वन नीति है वो लागू की गई थी, ठीक है। ये दोनों महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बहुत लंबे समय के बाद में, है ना, तीसरी जो राष्ट्रीय वन नीति है वो कुछ ही समय पहले, यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर पहली वन जो पर्यावरण नीति है वो 2010 में लागू हुई थी, ठीक है। ये राजस्थान के अंदर पहली नीति थी, ठीक है, पर्यावरण नीति। तो ये 2010 में, और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा है यहाँ से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगा लो। ये इंपॉर्टेंट क्यों लगा लो? क्योंकि सेकंड ग्रेड में कई बार पूछा है कि राजस्थान की प्रथम, ठीक है, राजस्थान की प्रथम वन व पर्यावरण नीति, वन व पर्यावरण नीति, वन व पर्यावरण नीति है वो 18 फरवरी 2010 को, ठीक है, 18 फरवरी 2010 को है वो लागू हो चुकी थी, ठीक है। राजस्थान की पहली वन व पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को लागू हो चुकी थी। और देश का पहला राज्य, ठीक है, भारत का पहला राज्य, भारत का फर्स्ट राज्य है वो है राजस्थान, जिसने ये लागू की थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेट है भारत का राजस्थान, जिसने प्रथम वन व पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को लागू की थी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो, राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान वन विभाग की स्थापना, राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1949-50 के अंदर है वो राजस्थान के अंदर वन विभाग की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखो, अगर राजस्थान जीके को पढ़ना है तो आराम से पढ़ना है, ठीक है। एक साथ राजस्थान जीके आप कवर करेंगे तो कवर नहीं होगा। टॉपिक वाइज धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक के अंदर बांटेंगे राजस्थान जीके को, उसके बाद में देखेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद में देखो, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के अगर बात करें, राजस्थान के अंदर है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, जो भारत का राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें वन कितने हैं, ठीक है। वन कितने हैं तो उसमें है, पहले का जो आंकड़ा था राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का अगर बात करें तो 9.60 था, जो हम पहले पढ़ते थे और पहले एग्जाम में भी आता था। लेकिन जो नया आंकड़ा है वो है दोस्तों 7.42। ध्यान रखना, 7.42 है अब नई रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है। लगभग है 25,387 वर्ग किलोमीटर के अंदर राजस्थान के अंदर वन है। भारत के कुल वनों का 3.10% है। भारत के कुल वनों का, कुल वन है ना, उनका कितना है? 3.10% है। वो क्या है? वन है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर जो कुल वन है उसका प्रतिशत है कुल भारत के वनों का 3.10%। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय वन औसत है वो 0.13 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, ठीक है। राष्ट्रीय वन औसत की बात करें, राष्ट्रीय वन औसत की बात करें तो 0.13 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, ठीक है।
13 हेक्टेयर पर मेल, ठीक है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय वन औसत, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को है वो कितने भागों में बांटा है। प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कई क्लासों में हमने पढ़ा है प्रशासनिक दृष्टि से वन, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो वनों को है वो प्रशासन ने बांटे हैं कि कहीं पर वन काट सकते हो, कहीं पर नहीं काट सकते हो, कहीं पर आप आंशिक रूप से काट सकते हो। ठेकेदार है वो होते हैं जिनके अंडर में वो वन होते हैं, तो वो सिस्टम है प्रशासनिक दृष्टि के अंदर, ठीक है। इसमें 3 भाग आते हैं, तो आरक्षित वन आता है, ठीक है, आरक्षित वन आता है, आरक्षित वन आता है। दूसरा आता है आरक्षित को आप दूसरे नाम से अगर देखो तो इसको रक्षित भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सॉरी रक्षित, ये है सुरक्षित या रक्षित, रक्षित, ये 1 नंबर है आरक्षित, 2 नंबर है रक्षित, और इसको सुरक्षित भी बोल सकते हो, ठीक है, सुरक्षित। और उसके बाद में 3 नंबर आएगा अवग्रीकृत, ठीक है, अवग्रीकृत, अवग्रीकृत। अवग्रीकृत की अगर बात करें तो ये क्षेत्र बीकानेर का सबसे ज़्यादा है, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। देखो आरक्षित वन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये है उदयपुर में। उदयपुर में कितने भाग पर है, ठीक है, कितने % पर है, तो ये 37.05, 37.05% वन है उनका जो आरक्षित वन है वो है उदयपुर में सबसे ज़्यादा है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर होता है पूर्ण प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध, ठीक है, पूर्ण प्रतिबंध होता है इसके अंदर आरक्षित वन में। 2 नंबर पर आता है रक्षित या सुरक्षित वन, जो क्या है 12 में है, ठीक है, 12 में है। और इसका % की बात करें तो 56.55 है, 56.55% जो वनों का है वो रक्षित वन है। और यहाँ पर क्या होता है आंशिक प्रतिबंध होता है, ठीक है, आंशिक, आंशिक प्रतिबंध, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ठेकेदार होते हैं, आप काट भी सकते हो, पूछ करके वन काट भी सकते हो, पशु चरा भी सकते हो इस क्षेत्र में आंशिक रूप से, ठीक है। अवग्रीकृत वन की बात करें तो ये हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर। और इसका % कितना हो जाएगा, इसका % सबसे कम है 6.40% है। इसमें क्या होता है कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध नहीं कर लो, ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है, पशु चरा सकते हो, काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए तो बीकानेर संभाग के अंदर है वो सबसे कम वन है, लोगों ने वनों को काट दिया है। जहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध है वहाँ पर देखो 37.0%, उदयपुर का नाम हर बार आता है, वनों के अंदर सबसे ज़्यादा वन है वो उदयपुर में है, इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पर आरक्षित वन है उसके क्षेत्र में आता है। तो पूर्ण प्रतिबंध है रक्षित सुरक्षित में 12 में है, 56.55% आंशिक प्रतिबंध है। और अवग्रीकृत वन बीकानेर में और 6.40% है, पूर्ण कोई प्रतिबंध है इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो उदयपुर का ही है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो किसका है, उदयपुर का, सर्वाधिक वन, ठीक है, सर्वाधिक वन उदयपुर में है। और सब सर्वाधिक जो वन प्रतिशत है, वन प्रतिशत सर्वाधिक है, सर्वाधिक वन प्रतिशत, तो 1% हो जाएगा प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ का 1% हो जाएगा प्रतापगढ़ का। और ये कितना है 37.46%, 37.46% है जो सर्वाधिक 1% वाला जिला है प्रतापगढ़। और सबसे ज़्यादा वन है वो है उदयपुर में। % निकाले ना तो अलग से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आता है न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू का है, न्यूनतम वन एरिया चूरू, यह है चूरू का। और चूरू में % की बात करें तो चूरू ही आएगा, प्रतिशत की बात करें तो चूरू ही आएगा। और चूरू में कितने % वन है, 0.5% है, ठीक है, बहुत ही कम है। चूरू के अंदर सबसे कम है वो वनों का एरिया है, वनों का क्षेत्र है वो चूरू के अंदर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है,
देखो राजस्थान में सर्वाधिक वन है वो कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन सा है? तो वो है दोकड़ा का वन। दोकड़ा का जो पौधा है वो सबसे ज्यादा है राजस्थान के अंदर, दोकड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक वन, राजस्थान में सर्वाधिक वन तो वो है दोकड़ा, ठीक है, दोकड़ा। उसके बाद में देखो शुष्क वन सर्वाधिक है वो है खेजड़ी। शुष्क वन सर्वाधिक खेजड़ी। ध्यान रखना, शुष्क वन की बात आती है, शुष्क क्षेत्र में आता है तो वो खेजड़ी सबसे ज्यादा है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है वो है दोकड़े का वन, ठीक है, दोकड़े का वन है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में देखो सर्वाधिक वन आवरण, राजस्थान वन मंडल है वो 38 है, ठीक है। राजस्थान के अंदर वन मंडल कितने हैं? 38 वन मंडल, वन मंडल है वो कितने हैं? 38 है। उसके बाद में बात करें वन्य जीव, वन्य जीव मंडल, वन्य जीव मंडल ये कितने हैं? वन्य जीव मंडल है वो है 16, ठीक है, 16 है। वन मंडल तो 38 है राजस्थान के अंदर और वन्य जीव मंडल है उनकी संख्या 16 है। सर्वाधिक वन आवरण उदयपुर अलवर, ये क्रम लिख लो, सर्वाधिक वन, ये क्रम पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। उदयपुर, उसके बाद में आ जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा प्रतापगढ़ के बाद में कौन सा आएगा? अलवर, सॉरी इसके अंदर पहले अलवर लिखो, उदयपुर, अलवर, फिर प्रतापगढ़ कर लो, प्रतापगढ़। फिर कौन सा क्षेत्र आएगा प्रतापगढ़ के बाद में? 12 चित्तौड़, 12 फिर चित्तौड़। ये जो वन का जो सर्वाधिक वनों का क्रम है ना, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है, उसके बाद में 2 नंबर अलवर, 3 नंबर प्रतापगढ़, 4 नंबर 12 और 5 नंबर पर है चित्तौड़। उसके बाद में देखो झाड़ी क्षेत्र, झाड़ी क्षेत्र ये एक नया पॉइंट है, ठीक है, झाड़ी क्षेत्र। झाड़ी क्षेत्र है वो सर्वाधिक पाली में है, सर्वाधिक पाली में, ऊपर का तीर का निशान है इसका मतलब सर्वाधिक है, ठीक है। न्यूनतम की बात करें तो नीचे तीर का स्थान है, यह है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़, यह है हनुमानगढ़ में। उसके बाद में राजस्थान में अत्यधिक जो सघन वन है वो है अलवर में, सघन वन अलवर में है, सघन वन सर्वाधिक अलवर में। उसके बाद में देखो सर्वाधिक खुले वन है वो उदयपुर में है, सर्वाधिक खुले वन, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं खुले वन, खुले वन सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक खुले वन है वो उदयपुर में है। उसके बाद में प्रमुख वंश और उनके आराध्य वृक्ष, प्रमुख वंश, जो वंश थे ना, रियासतें थी अलग अलग, उनके जो वृक्ष है वो कौन कौन से थे, उनको वृक्ष मानते थे, ठीक है, आराध्य वृक्ष मानते थे। प्रमुख वंश, आराध्य वृक्ष, आराध्य वृक्ष, ये एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट वंश और उनके आराध्य वृक्ष। देखो ये बात करें सबसे पहले परमार वंश, ये खेजड़ी था इनका आराध्य वृक्ष, परमार वंश, परमार वंश का था खेजड़ी, परमार वंश का था खेजड़ी। उसके बाद में तोमर वंश का भी यही था, ठीक है, तोमर वंश, तो मैं यहां पर लिख दूं तोमर वंश, तोमर वंश का भी खेजड़ी था, ठीक है, तोमर वंश का भी खेजड़ी था। फिर परमार के बाद में तोमर, फिर हाड़ा वंश का अशोक था, हाड़ा वंश, हाड़ा वंश का अशोक, हाड़ा वंश का अशोक था। उसके बाद में देखो कछवा वंश का वट था, कछवा वंश का वट था, ठीक है, कछवा वंश का वट था। हाड़ा वंश का अशोक था, ये है ना, ये हाड़ा वंश हो गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आता है चौहान वंश का पीपल था, चौहान वंश का, चौहानों का क्या था? पीपल,
और उसके बाद में आता है राठौड़, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश का आराध्य वृक्ष कौन सा था? खेजड़ी। राठौड़ वंश का आराध्य वृक्ष है वो हो जाएगा नीम, नीम। और यादव का कदम था, यादव का कदम, कदम का वृक्ष है वो इनका आराध्य वृक्ष था। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा और ऊंट है। राजस्थान का राज्य, राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा और ऊंट दो है ना, चिंकारा, चिंकारा। दूसरा है ऊंट। दो है राजस्थान के राज्य पशु। उसके बाद में राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य पक्षी तो वो हो जाएगा दोस्तों गोडावण, गोडावण। गोडावण की शरण स्थली कहाँ पर है? उसके बाद में है राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा। ठीक है, राज्य वृक्ष खेजड़ी हो जाएगा। फिर राज्य पुष्प रोहिड़ा हो जाएगा। ठीक है, राज्य पुष्प है वो हो जाएगा रोहिड़ा, राज्य पुष्प। रोहिड़ा का फूल है ना, रोहिड़ा, वह क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब राजस्थान के रामसर स्थल की बात करेंगे, राजस्थान के रामसर स्थल की बात करेंगे। रामसर साइट में शामिल है ना, ये रामसर गांव था ईरान में, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन के नाम पर इसका नाम पड़ गया रामसर स्थल। और इसमें लगभग 127 देश है वो फिलहाल करंट में शामिल है। तो इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। राजस्थान के रामसर स्थल 2 है, राजस्थान में रामसर स्थल 2 है। रामसर स्थल कितने हैं? 2 है। कौन कौन से हैं? एक तो सांबर है, दूसरा है केवलादेव। ठीक है, एक तो है सांबर, दूसरा है केवलादेव, केवलादेव। ये 2 है राजस्थान के रामसर स्थल में शामिल। उसके बाद में देखो राजस्थान के वनों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। राजस्थान के जो वन है, वनों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, ये मैं सीधा लिख रहा हूं तो आप ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान के वनों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण है वो देखो कितने प्रकार से हैं। तो यहाँ से 5 प्रकार से हम देखेंगे। पहला आएगा उष्ण कटिबंध। ठीक है, पहला आएगा शुष्क, शुष्क जैसलमेर में आता है ना। 1 नंबर पर आएगा शुष्क, शुष्क क्षेत्र। ठीक है, शुष्क की बात करें तो शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र है उसमें है कांटेदार वन। और पश्चिमी मरुद्वीप है, यहाँ पर सर्वाधिक खेजड़ी और सेवण घास है। ठीक है, सर्वाधिक खेजड़ी है, सर्वाधिक खेजड़ी और सेवण घास है, ये तो आप ध्यान रखना। उसके बाद में आता है 2 नंबर पर उष्ण कटिबंधीय पतझड़, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। इसमें कौन से आएंगे? इसमें अरावली आ जाएगी। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर आएगा इसमें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है, ये क्षेत्र इसमें शामिल है। उसके बाद में आता है 3 नंबर मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन, मिश्रित पर्णपाती, पर्णपाती पतझड़ वन। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा? मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन में कौन सा आएगा दोस्तों? इसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ यानी हाड़ौती, हाड़ौती आ जाएगा। ठीक है, हाड़ौती आ जाएगा। और सर्वाधिक धोंक के वन है शुष्क सागवान वन है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, शुष्क सागवान वन। ठीक है, सागवान वन ये कहाँ पर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
उदयपुर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में फर्नीचर बनाने के काम आता है सागवान। फिर आता है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है जो कहाँ पर है, आबू में। सदाबहार के लिए आबू है, वो याद रखना। आबू कहाँ पर है, सिरोही में है। सिरोही में है, मैं सीधा लिख रहा हूँ। सदाबहार वन है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, वो आबू सिरोही में है। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में वनस्पति के आधार पर है, वो हम देखेंगे वनों को कौन कौन से प्रकार में है वो बांटा गया है। ठीक है, अब हम वनस्पति के आधार पर है वो वनों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, वनस्पति के आधार पर वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, ये कैसे करेंगे, वनस्पति के आधार पर अलग अलग वनस्पति है। जैसे जैसलमेर में मरुद्भिद वनस्पति है, फिर अर्धशोषक बीकानेर में स्टेपी प्रकार की है। तो उसके आधार पर हम वर्णों का अलग अलग है वो विभाजन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। देखो सालर वन, ठीक है, सालर वन, ये सालर वन है वो अरावली में है। ठीक है, अरावली में ये किस काम आते हैं, ये जो फल फ्रूट डालते हैं ना वो कैरेट से बनाते हैं। जो लकड़ी होती है काठ की बनाई जाती है ना वो कैरेट, तो वो लकड़ी सालर के वन की होती है। ठीक है, तो पैकिंग और साथ में माचिस की जो तीलियाँ होती है ना, माचिस की जो तिल्ली होती है वो सालर वन की होती है, माचिस। उसके बाद में सर्वाधिक होता है उदयपुर में। सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर में, ये लिखो। उसके बाद में सालर वन के बाद में है ढाक या पलास या खाकरा। ढाक, पलास, कई नाम है इसके, खाकरा, ढाक, पलास या खाकरा। इसके लिए याद करें तो जंगल की ज्वाला, इससे क्या बोलते हैं, जंगल की ज्वाला क्यों बोलते हैं, जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला क्यों बोला जाता है पलास के पेड़ को, क्योंकि इसके ऊपर जो फूल आते हैं ना वो जो अग्नि है ना उसके कलर में आते हैं। ठीक है, जैसे हमें जो अग्नि दिखाई देती है उसका जो रंग होता है ना बीच में जो पीला सा दिखाई देता है, ऐसे शाम को जब हम सूर्य है वो अस्त होता है तो दिखाई देता है ना जैसे अग्नि जैसा। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसके फूल आते हैं। उन फूलों को दूर से अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ जल रहा है या पेड़ के ऊपर आग लगी है, इसलिए इसका नाम है वो जंगल की ज्वाला है, वो पड़ा है। ठीक है, जंगल की ज्वाला पलास के लिए। उसके बाद में देखो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं राजसमंद चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सर्वाधिक राजसमंद और चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ में। उसके बाद में ढाक पलास की अगर बात करें, ढाक और पलास, यहाँ पर इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आप नाम सुन चुके होंगे। ठीक है, पहले भी आपने नाम देखा होगा, वैज्ञानिक नाम पलास का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ठीक है, और चंदन वन है वो सबसे ज़्यादा है हल्दी घाटी में, चंदन वन। इसे ढाक पलास के लिए अगर हम लिखें तो वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ये है इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम है पलास का। उसके बाद में सबसे ज़्यादा राजसमंद चित्तौड़ इन क्षेत्र में होता है। फिर है चंदन की वन है वो हल्दी घाटी में है, नाथद्वारा में सबसे ज़्यादा है चंदन के वन है वो है हल्दी घाटी में। ठीक है, हल्दी घाटी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में देखो खेजड़ी का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम है वो क्या है, प्रोसेसिस
प्रोसेपिस और सिनेरेरिया। प्रोसोफिस सिनेरेरिया, ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखना। खेजड़ी का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है प्रोसोफिस सिनेरेरिया, ठीक है। उसके बाद में उपनाम की बात करें तो राजस्थान का गौरव है, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का क्या है, गौरव है। उसके बाद में है समी वृक्ष, समी वृक्ष है, ये प्राचीन समय में रामायण में ये अन्य जो भी हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें देखेंगे आप तो समी वृक्ष ही इसका नाम लिया गया है। फिर जांटी भी है, जांटी भी इसका नाम है, और शिमलो, शिमलो राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, शिमलो भी बोलते हैं, ठीक है, शिमलो, और राजस्थान का थार का ये क्या है, कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष है राजस्थान का, और थार का कल्पवृक्ष है खेजड़ी। इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सर्वाधिक कहाँ पर होता है, शेखावाटी में, सर्वाधिक होता है शेखावाटी में, सर्वाधिक शेखावाटी में होता है। उसके बाद में देखो पूजा करते हैं इसकी दशहरे पर, पूजा दशहरे पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। उसके बाद में इसके बारे में अगर जो महत्वपूर्ण है वो है राज्य वृक्ष, इसको राज्य वृक्ष बनाया गया है ना, राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य वृक्ष कब बनाया था, राज्य वृक्ष बनाया था दोस्तों 31 अक्टूबर 1981 में राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया था खेजड़ी को। 5 जून 1988 को, 5 जून 1988 को है वो डाक टिकट जारी कर दी। डाक टिकट कितने रुपए की, कितने पैसे की है, 60 पैसे की, 60 पैसे की डाक टिकट जारी कर दी खेजड़ी के ऊपर 31 अक्टूबर 1981 को, ठीक है। प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका नाम है, वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम। उपनाम है राजस्थान का गौरव, समी वृक्ष, जांटी, शिमलो राजस्थान या थार का कल्प वृक्ष है। पूजा दशहरे पर की जाती है। राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1981 को घोषित हुआ था। 5 जून 1988 को डाक टिकट जारी कर दिया 60 पैसे का, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो थार शोभा किस समय इसकी खेजड़ी की, ठीक है। थार शोभा किस समय वो इसने बनाई थी, केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र ने थार शोभा। इसमें क्या होता है, थार शोभा में क्या होता है, प्रत्येक 6 महीने में है ना सांगरी लगती है। ये थार शोभा जो किस समय है खेजड़ी की, ये केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर ने बनाई थी और इसमें प्रत्येक 6 महीने में यानी साल में 2 बार सांगरी लगती है खेजड़ी के, ठीक है। ये एक नई किस्म है, छोटे छोटे पौधे होते हैं इसके। और ऑपरेशन खेजड़ा है वो कब चला था, 1981 में। ऑपरेशन खेजड़ा ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो 1991, ठीक है, 1991 के अंदर है वो ऑपरेशन खेजड़ा है, वो एक ऑपरेशन चालू किया गया था, ठीक है, एक योजना मान लो इसको। उसके बाद में देखो जो वृक्ष को बचाने के लिए या वनों को बचाने के लिए जो घटना हुई थी, उन घटनाओं को हम एक साथ देखेंगे। राजस्थान के अंदर बहुत सारी घटनाएं, पहला राजस्थान है भारत के अंदर जहां पर वनों के लिए लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, अपने नस को कटवा लिया था। ये केवल और केवल एग्जाम्पल आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। रामासड़ी कांड हुआ था, रामासड़ी या रामासड़ी भी मिलता है आपको कई जगह।
रामासनी कांड हुआ था 1604 ईस्वी के अंदर, और इसमें रमा, ठीक है, कर्मा गोरा है वो शहीद हो चुकी थी, बलिदान दिया था। जोधपुर के अंदर ये विलेज है, JDR के अंदर गांव है ये रामसनी, ठीक है, रामसनी गांव है। इसमें कौन कौन शहीद हुए थे, इसमें कौन कौन से लोग शहीद हुए थे? एक तो थी कर्मा, दूसरी थी गोरा। कर्मा और गोरा, ये दोनों इस रामसनी कांड में 1604 में वनों को बचाने के लिए शहीद हो चुकी थी, ठीक है, अपना बलिदान दिया था, इन्होंने अपना बलिदान दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगली घटना है पोलास मेड़ता। पोलास मेड़ता में क्या हुआ था? 1700 की बात है, 1700 ईस्वी की बात है, जिसमें ये था वूंचोजी ने अपनी गर्दन कटवा दी थी, ठीक है, वूंचोजी ने क्या किया? अपनी गर्दन कटवाई थी। पोलास गांव के अंदर 1700 ईस्वी में पौधों को बचाने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए वूंचोजी ने गर्दन कटवा दी थी, ठीक है। उसके बाद में देखो खेजड़ली ग्राम वाला जो काम है, खेजड़ली, ये महत्वपूर्ण है। खेजड़ली गांव का जो कांड हुआ था जिसमें 363 महिलाओं ने बलिदान दिया था, ठीक है, तो इसको देखो, ये है जोधपुर में, ये कहाँ पर है? JDR लिख रहा हूँ मैं, जोधपुर, ठीक है, ये जोधपुर में है। और ये घटना हुई थी 28 अगस्त को 1730 में 28 अगस्त को खेजड़ली गांव के अंदर है वो एक घटना हुई थी। भाद्रपद शुक्ल 10वीं, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को मेला भी लगता है, और ये घटना भी इसी तिथि को घटित हुई थी, ठीक है। अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, ठीक है। अमृता देवी जो थी ना, इन्होंने क्या किया था? सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और सभी पेड़ों के हैं वो चिपक गई थी अमृता देवी विश्नोई, जिसमें 363 महिलाओं ने है वो अपना बलिदान दिया था, ठीक है। अमृता देवी विश्नोई नेतृत्व करने वाली महिला थी, जिसमें 363 लोगों ने बलिदान दिया था, ठीक है। उसके बाद में देखो घटना के समय गिरधरदास भंडारी वहां पर मौजूद थे। जब घटना घटित हुई थी, घटना के समय कौन था? गिरधरदास वहां पर मौजूद था, ठीक है, वहां पर क्या था? मौजूद था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो मेला भाद्रपद शुक्ल 10वीं को लगता है। खेजड़ली दिवस मनाया जाता है, पहला खेजड़ली दिवस, खेजड़ली दिवस है वो, पहला खेजड़ली दिवस है वो मनाया गया था। फर्स्ट खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को पहला खेजड़ली दिवस है वो मनाया गया था खेजड़ली गांव में, ठीक है। और स्मारक बना करके लोकार्पण किया 3 जून 2010 को अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने, ठीक है। ये खेजड़ली ग्राम में पहला खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। अब खेजड़ली दिवस कब मनाते हैं? तो 12 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम रोहिड़ा की, ठीक है। उसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? रोहिड़ा के पौधे की बात करेंगे, ठीक है। रोहिड़ा, तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब देखो रोहिड़ा,
रोहिड़ा की बात करें तो 31 अक्टूबर 1983 को है वो राज्य पुष्प घोषित हुआ था। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित, ठीक है, कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1983 को। उसके बाद में टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है, टिकोमेला अंडुलेटा है वो इसका वनस्पति का वैज्ञानिक नाम है। फिर इसके उपनाम लिखो। उपनाम इसके कौन कौन से हैं? तो वह है रेगिस्तान या थार का सागवान, रेगिस्तान, थार भी बोल सकते हो, का रेगिस्तान का सागवान, ठीक है। उसके बाद में है मरुटिक, और उसके बाद में इसका दूसरा नाम है राजस्थान का मरुशोभा, राजस्थान का मरुशोभा, ठीक है, राजस्थान का मरुशोभा है, रेगिस्तान का सागवान है, मरुटिक है, वो रोहिड़ी के उपनाम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करेंगे बांस की। बांस से ध्यान रखना, बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा होता है बांस। इसको बोलते हैं आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासी लोग हैं ना बांसवाड़ा उदयपुर क्षेत्र में, तो आदिवासियों का हरा सोना बोला जाता है। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07, यानी राष्ट्रीय बांस मिशन है वो है 2006-07 में। उसके बाद में आता है फोग, खींप, ये आप सभी जानते हैं। गोंद है वो चौहटन बाड़मेर है वो फेमस है गोंद के लिए, गोंद चौहटन क्षेत्र है जो क्या है बाड़मेर का है, गोंद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गोंद होता है ना, जो पेड़ों के गोंद मिल जाता है आपको, किसी पौधे के अंदर है वो गोंद निकलता है, तो गोंद उत्पादन के अंदर चौहटन क्षेत्र बाड़मेर का प्रसिद्ध है। फिर आता है तेंदू की बात करें तो स्थानीय भाषा में इसका नाम है टिमरू, ठीक है। और टिमरू के बाद में बीड़ी बनाने के काम आता है। तेंदू का पता किस काम आता है? इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, बीड़ी बनाने में काम आता है, ठीक है। तेंदू का पत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है। और झालावाड़ बारां चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है मयूर बीड़ी कारखाना, ये एग्जाम में पूछा है, मयूर बीड़ी कारखाना, ये कहाँ पर है? टोंक में है, ठीक है। मयूर बीड़ी कारखाना कहाँ पर है? टोंक के अंदर है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो खेर का पौधा होता है ना, खेर का पौधा किस लिए काम आता है? खेर की बात करें तो खथोड़ी जाति कत्था बनाती है इसमें, खथोड़ी जाति क्या बनाती है? कत्था। और एग्जाम में पूछा जाता है कत्था किससे बनता है? तो खेर के पौधे से कत्था बनता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट लगा लो इसको, ठीक है। उसके बाद में आता है महुआ, ये सर्वाधिक है ना वो उदयपुर में होता है, सर्वाधिक उदयपुर में होता है। फिर आता है महुआ से शराब बनाई जाती है, ठीक है। महुआ आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है और आदिवासियों का कल्पवृक्ष है, आदिवासियों का कल्पवृक्ष है, ठीक है। आदिवासियों का क्या है? कल्पवृक्ष है, वो है महुआ का पौधा। और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में है, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है महुआ, आदिवासी क्षेत्र में है। देसी शराब बनाई जाती है जिसे महुड़ी या मावड़ी कहते हैं, ठीक है। देसी शराब बनाई जाती है महुआ से। उसके बाद में देखो महुआ के बाद में अगर हम बात करें तो इसके एक और है, भीलों की टोटम प्रथा में यूज किया जाता है।
भील होते हैं उनकी टोटम प्रथा है, भीलों की टोटम प्रथा में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है आड़ू की लकड़ी जो कठपुतली बनाने के काम आती है। आड़ू कठपुतली, ठीक है, कठपुतली में लकड़ी काम में लेते हैं, ठीक है। कठपुतली बनाई जाती है वो आड़ू की लकड़ी की होती है। उसके बाद में आता है शहतूत जो रेशम कीड़े होते हैं, शहतूत रेशम कीड़े, रेशम के कीड़े किस पर तैयार किए जाते हैं, शहतूत के पौधे पर तैयार किए जाते हैं। फिर अर्जुन वृक्ष है जो एक औषधीय पौधा है जिस पर भी रेशम कीड़े हैं वो छोड़े जाते हैं। फिर आता है अश्वगंधा जो एक औषधीय पौधे हैं, आस्कन बोलते हैं ना, आस्कन, वो अश्वगंधा है, ठीक है। आस्कन का पौधा जगह जगह गाँवों में तो जगह जगह मिल जाएगा अश्वगंधा। अब हम बात करेंगे प्रमुख घास की। प्रमुख घास, प्रमुख घासें कौन कौन सी घास है राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान में देखो कौन कौन सी घास है, सेवण, एक और होता है ना इसमें सेवण के साथ में धामण, ये दोनों ही क्या है पश्चिमी क्षेत्र में है। फिर आता है खसबूर, ठीक है, खसबूर, करड़, अंजन, भ्रूंट, खसबूर, अंजन, करड़, और दूसरा आता है यहाँ पर भ्रूंट, चिंबल, भ्रूंट, ठीक है, भ्रूंट के बाद में आएगा चिंबल, खब्बल, ये क्या है घास है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलती है घास है, ये इस प्रकार का नाम कहाँ पर मिलता है, ऑप्शन के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। ये अगर प्रमुख घास वाले क्वेश्चन से नहीं पूछा जाता है और अदर जो कोई भी आपसे पूछता है वन से संबंधित, तो उसमें आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन डालेंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ताकि नाम भी आपने कभी पहले नहीं सुना है। फिर है खब्बल हो गया, फिर है गोखरू, मोथा, एंचा, गोखरू, मेंथा, एंजा, ठीक है, मेंथा, एंजा। फिर है भाकड़ी, डाब, भाकड़ी डाब का पौधा होता है ना, डाब दुकानों में रखते हैं ना, जो पानी के अंदर गिलास या किसी कांच के बर्तन में पानी डाल करके जो घास सी रखते हैं ना, वो डाब का पौधा होता है, ठीक है। अब देखो सेवण घास का जो वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम है वो है लिस्चियूरस और सिडिकस, ठीक है। इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। वैज्ञानिक नाम है लिस्चियूरस, उसके बाद में इसका नाम है सिडिकस। अगर इन याद रखना है लिस्चियूरस और सिडिकस ने, तो सीधो याद रखिए रसकस, ठीक है, रसकस है, इसमें रस लास्ट में आता है, इसमें कस लास्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद में लाठीश्री क्षेत्र में है, ये कहाँ पर है, लाठीश्री क्षेत्र है जो बॉर्डर के पास में है, जैसलमेर और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर है लाठीश्री क्षेत्र, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा है लाठीश्री क्षेत्र में, ठीक है, लाठीश्री क्षेत्र में सेवण घास सबसे ज़्यादा है। स्वादिष्ट है, पौष्टिक घास है, घासों का राजा है। जैसलमेर में गोडाउन की शरणस्थली, ठीक है, गोडाउन की क्या है, शरणस्थली है। उसके बाद में देखो फिर आता है दामन, ये जो दामन घास है ना, इसके बारे में देखो, ये भी कहाँ पर है, पश्चिम में है और दुधारू पशुओं के लिए मधुमेह रोग में काम आती है, दुधारू पशु के लिए मधुमेह रोग में काम में लेते हैं, ठीक है, मधुमेह रोग के अंदर काम में लेते हैं। फिर आता है खस घास जो सुगंधित है, भरतपुर डीग में है, ये भरतपुर
और डीग में, इन क्षेत्रों में है। फिर बूर है वो शेखावटी, चूरू, सरदारसर, भालेर इन क्षेत्रों में है। बूर, चूरू, शेखावटी में लिख रहा हूँ मैं, शेखावटी, ठीक है, चूरू शेखावटी में है बूर। फिर आता है भ्रूंट जो कांटेदार घास है। मोथा घास है जो भरतपुर में है, ठीक है, मोथा घास है ना वो मेंथा या मोथा घास है, ये कहाँ पर है, इन्हीं क्षेत्र में है, भरतपुर में, ठीक है, खस घास के पास में ही है। उसके बाद में बात करें डाब की, तो ये पश्चिमी राजस्थान में है। डाब, ये जो डाब है ना ये पश्चिमी राजस्थान में है, पश्चिमी राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया घास के बारे में। भ्रूंट कांटेदार घास है, मोथा घास हमने देख ली, और एंजा घास भरतपुर में है। एंजा, ये जो एंजा हमने देखा था ना ये कहाँ पर है, भरतपुर में ही है, ये भी भरतपुर में है। भाखड़ी कांटेदार है जो पश्चिमी राजस्थान में है, जिसको ऊँट बड़े मजे से खाता है, ठीक है, भाखड़ी को, ठीक है, ये भाखड़ी है ना, भाखड़ी कांटेदार होती है। उसके बाद में डाब हो गया। उसके बाद में प्रमुख वानिकी परियोजनाएं, प्रमुख वानिकी परियोजना, घास वगैरह तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो है जो महत्वपूर्ण रहती है, घास वाला है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखेंगे मरु, जो ये प्रमुख वानिकी परियोजना है, प्रमुख वानिकी परियोजना, ठीक है, प्रमुख वानिकी परियोजना है वो कौन कौन सी है, तो उसको देखेंगे। प्रमुख वानिकी परियोजना कौन कौन सी है, ठीक है, प्रमुख वानिकी परियोजना। प्रमुख वानिकी परियोजना कौन कौन सी है, तो पहली है मरु वृक्षारोपण योजना, पहले नंबर पर आएगी मरु वृक्षारोपण योजना। यानी कि दोस्तों मरु वृक्षारोपण नाम से ही पता है कि मरुस्थल के अंदर वृक्ष लगाए गए हैं। ये एक योजना है जो 1978 में शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद में दूसरी देखो, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण, IGNP वृक्षारोपण, ठीक है, IGNP के ऊपर वृक्षारोपण योजना या कार्यक्रम बोल दो इसको, ठीक है। यह है 1991 में, 1991 में जापान की सहायता से, जापान की सहायता से, किसने सहायता की थी, जापान ने, ठीक है। उसके बाद में देखो अगली है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है 1985-86, 1985-86 में शुरू हुआ था अमेरिका से, अमेरिका की सहायता से, ठीक है। स्टार्टिंग में 1990 में है ना अमेरिका, उसके बाद में 1993 में विश्व बैंक ने हाथ दे लिया, ठीक है, 1993 में। उसके बाद में आता है अरावली वृक्षारोपण परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना है, ये कब शुरू हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1992, 1 अप्रैल 1992 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1992 के अंदर है वो अरावली के अंदर। ये जापान की सहायता से, हेल्प किसने की थी, जापान ने, जापान हेल्प। उसके बाद में देखो अरावली के बाद में आती है वानिकी विकास परियोजना 1995-96 में है, और नाबार्ड द्वारा वित्तीय वृक्षारोपण परियोजना 2012-13 में है। वन धन योजना लिखो 2015-16 में, वन धन योजना 2015-16 में, ठीक है, वन धन योजना। उसके बाद में आता है घर घर औषधि योजना, जो कोरोना टाइम में आई थी, घर घर औषधि योजना, ये
किसने चालू की थी, ठीक है, औषधि योजना अशोक गहलोत ने। कोरोना के टाइम में तारीख थी 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 को घर घर औषधि योजना है वो शुरू हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में देखो अदर जो कई योजना है, जो ग्रामीण वन योजना है, ग्रामीण वन योजना है जो शुरू हुई थी 1981 में। रूख भाइला कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा लो। रूख भाइला कार्यक्रम ये कब हुआ था शुरू? 1985 में, ठीक है, 1985 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। रूख भाइला। जनता वन योजना 1996 में, हरित राजस्थान योजना 2009-10 में, और वर्तमान नरेगा में आ गई हरित राजस्थान योजना। उसके बाद में आता है नगर वन योजना जो 6 नगरों में संचालित है राजस्थान के अंदर। कल्पतरु अभियान, ये विश्व पर्यावरण दिवस आता है इसमें, देखो कल्पतरु अभियान, कल्पतरु अभियान, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट भी किया था अपने चैनल पर, ठीक है। माउंट आबू से स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? माउंट आबू से स्टार्ट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में आता है वनों से संबंधित संस्थान कौन कौन सी है? आफरी जाफरी इसमें ही है, ठीक है। वनों से संबंधित संस्थान कौन कौन सी है? देखो, एक तो है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? JDR जोधपुर में। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में आफरी, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आफरी जाफरी दोनों ही जोधपुर में है। ये 30 जून 1987 को बनी थी, 30 जून 1987 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद में देखो राज्य में वन विभाग की 4 संस्थान है, राज्य में वन विभाग की 4 संस्थान है, राज्य में वन विभाग की 4 संस्थान है। वो कौन कौन सी है? देखो, पहली है राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, राजस्थान वन्य, ठीक है, राजस्थान वानिकी वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, सीधा लिख रहा हूं मैं, राजस्थान वन्य जीव वानिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? जयपुर में। ये कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में है। उसके बाद में आता है दूसरी आता है मरुवन प्रशिक्षण केंद्र, मरुवन प्रशिक्षण केंद्र, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, याद कर लेना। ये कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में, ठीक है, ये हो जाएगी JDR जोधपुर में। 3 नंबर देखो, 3 नंबर पर कौन सी संस्थान है? राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र, राजस्थान वन प्रशिक्षण, ठीक है, राजस्थान है वन प्रशिक्षण केंद्र, और मरुवन प्रशिक्षण केंद्र है ये, ठीक है। और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र है वो ये है जो है अलवर में, देखो मरुवन प्रशिक्षण केंद्र है वो तो जोधपुर में है, राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र है वो है अलवर में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो लास्ट में 4 नंबर वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र है तालछापर चूरू में। तो मैं एक ही नाम लिख रहा हूँ इसमें, वन्य जीव प्रबंधन, वन्य जीव प्रबंधन, ये कहाँ पर है? तालछापर चूरू में,
ठीक है। उसके बाद में देखो वन रोपण अनुसंधान केंद्र, वन रोपण भू संरक्षण केंद्र और आयुर्वेद ड्रग लेबोरेटरी, ये तीनों ही कहाँ पर है? जोधपुर में। ये हो गई राजस्थान के वन विभाग की 4 संस्थान। अब एक महत्वपूर्ण जो एक साथ याद करने वाली जो केंद्र है वो देखो वन रोपण अनुसंधान, वन रोपण अनुसंधान केंद्र। दूसरा है वन रोपण भू संरक्षण केंद्र, भू संरक्षण केंद्र। तीसरा है आयुर्वेद ड्रग लेबोरेटरी, लेबोरेटरी है वो कहाँ पर हो जाएगी? ये तीनों कहाँ पर है? जोधपुर में। देखो वन रोपण अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर में है, वन रोपण भू संरक्षण केंद्र जोधपुर में है, आयुर्वेद ड्रग लेबोरेटरी है वो है जोधपुर में। तो ये तीनों भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है, याद करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में प्रथम वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में, प्रथम वानिकी महाविद्यालय, ये कहाँ पर है? झालावाड़ में, यह है झालावाड़ में। सिल्वीकल्चर वन मंडल, ठीक है, सिल्वीकल्चर वन मंडल 1956। और उसके बाद में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है दोस्तों? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। इसकी बात करें तो राजस्थान प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड बनाया गया है वो जयपुर में है। 7 फरवरी 1975 से, 7 फरवरी 1975 से लागू है जयपुर में। जयपुर के अंदर ये बोर्ड बनाया गया है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 7 फरवरी 1975 को जयपुर में, ठीक है। और धारा 4 है इसके अंदर, किसके तहत बनाया गया है? धारा 4। और उसके बाद में अगर बात करें तो 1974 के अधिनियम, एक्ट 1974 के तहत ये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध पार्क और उद्यान देख लो, प्रसिद्ध पार्क और उद्यान कौन कौन से हैं? देखो पहला है इको टूरिज्म पार्क जालाना जयपुर, इको टूरिज्म पार्क जालाना जयपुर में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है सबसे बड़ा समृद्धि वन है वो है सीकर में, सबसे बड़ा समृद्धि वन, ये कहाँ पर है दोस्तों? सीकर में, यह है सीकर में। उसके बाद में है पर्यावरण पार्क सोजत पाली में, पर्यावरण पार्क सोजत पाली में, ठीक है, सोजत पाली में पर्यावरण पार्क है। उसके बाद में आता है सत्याग्रह उद्यान पाली में, सत्याग्रह उद्यान पाली में, ठीक है। उसके बाद में आता है लाखोटिया उद्यान पाली में, लाखोटिया उद्यान पाली में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इको टूरिज्म पार्क जालना जयपुर में, सबसे बड़ा समृद्धि वन सीकर में, पर्यावरण पार्क सोजत पाली में, सत्याग्रह उद्यान पाली में, लखोटिया उद्यान है वो पाली में है, ठीक है। राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक पार्क माचेसपारी जोधपुर में है और राजस्थान की प्राचीन नर्सरी है वो पंचकुंड नर्सरी अजमेर में है 1879 के अंदर, ठीक है। ये भी आपको साथ साथ में याद करना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जिनको मैं नहीं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ
तो वो भी आपको साथ साथ में याद रखना है। फिर हम बात करेंगे प्रमुख दिवस की। प्रमुख दिवस है जो वन से रिलेटेड है, प्रमुख दिवस जो क्या है, वन से रिलेटेड है। तो विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष ये कब मनाया जाता है। उसके बाद में आता है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये तो आप कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कौन सा है? विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है। फिर राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस ये कब मनाया जाता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, इनको देखेंगे। प्रमुख दिवस में विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल है, ठीक है, 22 अप्रैल है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, 22 मई को। और ये वर्ष हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो वर्ष है वो हो जाएगा 2010, 2010। फिर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये हो जाएगा 5 जून को, ठीक है। और फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष की तो 2003 हो जाएगा, 2003 हो जाएगा। फिर है विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को है, ठीक है, 16 सितंबर, ये आप ध्यान रखना। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस है ये 2 दिसंबर को है, 2 दिसंबर को है, ठीक है। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2003, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जो दिवस है। राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार, अब हम पुरस्कार की बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे पुरस्कार की। पुरस्कार कौन कौन से हैं वनों के अंदर, वन क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार है जो राज्य स्तरीय है। राज्य स्तरीय पुरस्कार कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। पहला है इसके अंदर अमृता देवी विश्नोई समृद्धि वानिकी पुरस्कार, अमृता देवी वानिकी पुरस्कार, वानिकी पुरस्कार, ठीक है। ये है 1994 में स्टार्ट हुआ था, 1994 में, ठीक है। अमृता देवी वानिकी पुरस्कार है वो 1994 में स्टार्ट हो चुका था। पहली बार 1997 में, फर्स्ट बार दिया गया था 1997 में, ठीक है। स्टार्ट हो चुका था 1994 में, पहली बार 1997 में दिया गया था। प्रथम पुरस्कार है वो है गंगाराम बिश्नोई पाली से, फर्स्ट पुरस्कार
गंगाराम 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 को दिया गया था पाली से थे गंगाराम जी, और इनको ये पुरस्कार मिला था। संस्था के लिए है वो होता है 1 लाख रुपए, और व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये। तो इनको कितना मिला था? इनको मिला था 50,000। और संस्था के लिए कितना मिलता है? संस्था के लिए मिलता है 1 लाख। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे अगला पुरस्कार, वो है वाल्मीकि पंडित पुरस्कार। वाल्मीकि पंडित पुरस्कार। वाल्मीकि जो पंडित पुरस्कार है ये BC जाट को मिला था जयपुर में। ठीक है, BC जाट को मिला था जयपुर से। उसके बाद में सेकंड स्टेट आता है, इससे सेकंड स्टेट अवार्ड, द्वितीय जो राज्य अवार्ड है उसमें देखो, जो ये तो थे राज्य स्तरीय वाल्मीकि पुरस्कार। ठीक है, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वाल्मीकि लेखन व अनुसंधान पुरस्कार है, वृक्ष वर्धक पुरस्कार है, महावृक्ष पुरस्कार है, वन प्रहरी पुरस्कार है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है जो स्टार्ट हुआ था 2012 से और 5 जून को दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय वाल्मीकि पुरस्कार। इसके अंदर और लिखे क्या? वाल्मीकि लेखन अनुसंधान पुरस्कार है, वृक्ष वर्धक पुरस्कार है, महावृक्ष पुरस्कार है, उसके बाद में वन प्रहरी पुरस्कार है, राजीव गांधी पर्यावरण जो संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है 2012 से स्टार्ट है, 5 जून को दिया जाता है। अब हम सीधे बात करेंगे राष्ट्रीय वाल्मीकि पुरस्कार कौन कौन से हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वाल्मीकि पुरस्कार, राष्ट्रीय वाल्मीकि पुरस्कार, ये आप ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, वृक्ष मित्र पुरस्कार, ये है दोस्तों, ये दिया गया था इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार है ये 1986 से स्टार्ट हो चुका था। और कब दिया जाता है? 19 नवंबर को दिया जाता है। और 19 नवंबर को क्या है? इंदिरा का बर्थडे है। इंदिरा गांधी का क्या है? इंदिरा गांधी का जो बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे, उस दिन 19 नवंबर है। और 1986 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। 19 नवंबर को ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार, ये कब से शुरू हुआ था? 1995 में शुरू हो चुका था। उसके बाद में आता है कैलाश सांखला, यहाँ पर कर लो कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार, ये कब दिया जाता है दोस्तों? 1996 से स्टार्ट है। मेदिनी पुरस्कार कब दिया जाता है दोस्तों? 22 जुलाई 2008 से स्टार्ट है। 22 जुलाई को दिया जाता है। 22 जुलाई 2008 से स्टार्ट है। उसके बाद में इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 से, इंदिरा गांधी पर्यावरण
संरक्षण पुरस्कार। मोदी आने के बाद में ये जो इंदिरा गांधी वाला है, इंदिरा प्रियदर्शनी वाला है, ये सभी पुरस्कार दब गए हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 में। ठीक है, ये इनके नाम भी चेंज कर सकता है। उसके बाद में है अरण्यक क्या होता है। ये कुछ ऑनलाइन जो ऐप है ना वो देखेंगे, वेबसाइट और ऐप के बारे में। वनों के लिए कुछ नए ऐप है, वेबसाइट है, जहाँ से हम शिकायत भी कर सकते हैं। अगर कोई पेड़ काट रहा है ना तो उसकी शिकायत करनी है ना, तो उसके लिए मैं ऐप बता रहा हूँ आपको, एक वेबसाइट भी बताऊंगा। ठीक है, अरण्यक है, ये क्या है, एक वेबसाइट है। ये क्या है, एक वेबसाइट है। ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसमें ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जैसे जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय है, उनके अंदर घूमने जाते हैं ना, जो बाहर से विदेश से आते हैं, उनके लिए अरण्य है। यहाँ अरण्य से आप बुक कर सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है राजवायु ऐप। राजवायु ऐप, इसमें क्या होता है, राजवायु ऐप में है ना वायु की गुणवत्ता देखी जाती है। वायु की गुणवत्ता है वो इसके अंदर देखी जाती है, राजवायु ऐप के अंदर। एक और है इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 3 क्षेत्र आते हैं इसके अंदर में। जयपुर, जोधपुर, उसके बाद में उदयपुर। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर है वो क्षेत्र है राजवायु ऐप के अंडर में। ठीक है, उसके बाद में है FMDSS। FMDSS है ना, ये क्या है, पोर्टल है, एक पोर्टल है और इस पोर्टल एवं मोबाइल ऐप है। ठीक है, पोर्टल एवं मोबाइल ऐप है, ये जो FMDSS पोर्टल है और मोबाइल ऐप है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अवैध कटाई रोकी जाती है। अवैध कटाई, खनन, अवैध कटाई और खनन, एक और आता है इसमें अतिक्रमण। ये तीनों चीजें हैं वो FMDSS पोर्टल है, उस पर आप शिकायत कर सकते हो। मोबाइल ऐप है जिसमें भी आप अवैध कटाई, खनन और अतिक्रमण से संबंधित शिकायत वो कर सकते हो। प्रदेश का पहला ऑर्किड फेस्टिवल उदयपुर में हुआ था। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा है। प्रदेश का पहला, ठीक है, प्रदेश का पहला ऑर्किड फेस्टिवल ये था उदयपुर में। और ये RPSC ने 2018 में पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। फिर आती है दोस्तों ओरण। एक ओरण नाम से कोई क्वेश्चन आया था 2nd ग्रेड में। ओरण क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था एक 2nd ग्रेड में। तो ओरण के लिए ध्यान रखो, ओरण में है ना, जैसे घास के मैदान है, उसके साथ में पेड़ है और पेड़ के साथ में जो यहाँ पर खेती पर प्रतिबंध है, खेती है, इन पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध है ओरण। और ओरण कहाँ पर होता है, जो मंदिर होते हैं, धार्मिक स्थल,
इन क्षेत्र के बाहर ये क्षेत्र है ना, जो जगह छोड़ी गई, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि जो मंदिर के बाहर गांवों के अंदर जो जमीनें छोड़ी गई है, जो मंदिर है और मंदिर के लिए जो जमीन है, गांवों के अंदर जमीन होती है ना, जो पुराने मंदिर हैं, ठाकुर जी का मंदिर है, अन्य कोई भी मंदिर है, जिसमें क्या है कि उस मंदिर के लिए नाम की गई जमीन है, वो गांव के अंदर छोड़ी जाती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ वो जमीनें गायों के चरने के लिए होती है। ठीक है, गाय चरने के लिए होती है, लेकिन उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसी के बारे में अभी राजस्थान के अंदर है, वो पीछे थोड़ा सा चला था इसके बारे में आंदोलन वगैरह। तो ये इसलिए है कि इसको नाम दिया गया है ओरण। ओरण इसलिए दिया गया कि धार्मिक स्थल उनके लिए जो जगह छोड़ी गई है उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो गाय चराने के लिए वो जगह है, उस क्षेत्र को जो बंजर भूमि थी धार्मिक स्थलों के बाहर, वो ओरण कहलाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओरण। ये सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया क्वेश्चन। तो आज हमारा राजस्थान वन संपदा एवं पर्यावरण टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इतना ही टॉपिक था, इससे बाहर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बाहर एग्जाम में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन बताए, साथ साथ में महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो बताई है। थ्योरी की बात करें तो पूरी थ्योरी है वो मैंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और टॉपिक वाइज सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर के लिए सिलेबस है वो हम कवर करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नई क्लास के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।